हिंदुस्तान पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करने के लिए यह तय किया गया कि 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के राजरोहण के अवसर पर दिल्ली में शाही दरबार लगाया जाए। इस प्रकार अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान की जनता न केवल जॉर्ज पंचम को देखे बल्कि यह भी देख ले कि उनके हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब व जागीरदार भी उसी महान जॉर्ज पंचम के आगे सिर झुकाने को विवश हैं। इस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के आम व खास दोनों को ही लज्जित करने का कार्य किया और खास लोगों से अमूल्य उपहार व तोहफे भी जॉर्ज पंचम के नाम पर वसूल किए। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की उत्तरी दिशा में जहां राजरोहण स्मारक निर्मित हैं, वही उस शानदार समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह में हिंदुस्तान के राजे महाराजे नवाब व जागीरदार व जमींदार व तमाम विख्यात लोगों ने आवश्यक रूप से आना था और वह भी परंपरागत वेशभूषा में। निश्चय ही उस समय हिंदुस्तान अंग्रेजों का सबसे कमाऊ उपनिवेश था, लेकिन हिंदुस्तान में भूखमरी थी, लाचार अशिक्षा थी, बीमारी थी और प्रति व्यक्ति की आयु महज 23 वर्ष ही थी। तो उसी समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन अधिनायक जय हे गान को प्रथम बार जॉर्ज पंचम के सम्मान में प्रस्तुत किया था। गुलामी के प्रतीक इसी गान को बाद में राष्ट्रीय गान माना गया। इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। गुलामी के प्रतीक गान को राष्ट्रीय गान क्यों बनाया गया, ऐसे तो मैं इस पर आगे चलकर विशेष चर्चा करूंगा। अभी के लिए पहले जॉर्ज पंचम से जुड़ी सच्चाई को जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यह एक कड़वा शब्द था कि फिरंगी हिंदुस्तान की समृद्धि का दोहन करके इंग्लैंड को खुशहाल बना रहे थे और हिंदुस्तानियों के खून की आखिरी बूंद को भी निचोड़ लेना चाहते थे। किंतु जॉर्ज पंचम को दिल्ली में बुलाकर जिस प्रकार भव्य समारोह करके दुनिया पर यह जताया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बनाकर हिंदुस्तानियों पर एहसास किया है। कुछ बुजुर्ग आज के भारतवर्ष को देखकर यह कहते हैं कि इससे तो बेहतर अंग्रेजों का ही राज अच्छा था। वही हिंदुस्तानियों को शिक्षित कर रहे थे, उन्हें सभ्य दुनिया के तौर तरीके सिखा रहे थे। हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी हुकूमत से खुश थे कि उन्हें न्यायपूर्ण शासन मिला है। लोग मानते थे कि अंग्रेजों का राज उनकी खुशकिस्मत थी। वे मर्जी से राजा की दीर्घ आयु की कामना करते थे। हिंदुस्तानी कौम को गुलामी का स्तुति करने वाली कौम बताया गया। यह दुरंगी नीति की पराकाष्ठा थी। यह सच है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। अंग्रेजों का भय था कि लोग अपना धर्म त्याग कर ईसाई बन रहे थे, क्योंकि जीने के लिए मात्र यही एक विकल्प, यही एक शर्त बाकी थी। उन लोगों के लिए ऐसे लोग यह प्रचार भी करते थे कि धर्म परिवर्तन के पश्चात वह खुश हैं, क्योंकि उनका आत्मिक व आध्यात्मिक विकास हुआ है। लोग अंग्रेजी भाषा के मुरीद हो गए थे, अपनी संस्कृति को भूलकर फिरंगियों की संस्कृति में रंग गए थे। अंग्रेजों की राजभक्ति की शपथ उठाकर वह अपनी मातृभूमि की खिलाफत करने में गर्व अनुभव कर रहे थे। महज 30 रुपये की महामारी पगार पर वे अपने देश के कट्टर दुश्मन बन गए थे। इसके के लिए वे किसी भी रिश्ते की हत्या कर सकते थे। यह वाकई शर्मनाक स्थिति थी कि अपने ही देश में अपने ही लोग अंग्रेजों के कर्मचारी बन जाने के बाद अन्य किसी भी रिश्ते से उस अंग्रेज मालिक को ही बड़ा मानते थे। बेशक यह 10% लोगों की ही स्थिति थी
और उन 10% गद्दारों के कारण ही अंग्रेजों का राज भी कायम था। शेष 90% जनता शोषित थी और दबी कुचली लाचार हुई थी। इन्हीं में से बगावत के स्वर भी फूटते थे। 1857 की क्रांति भी ऐसे ही लोगों के द्वारा की गई थी। इस प्रकार की स्थिति में यदि जॉर्ज पंचम का यह राज दरबार शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाए तो यह अंग्रेजी दावा सच साबित हो जाता है कि हिंदुस्तानी उनके सुशासन में खुश हैं, उन पर गुलामी लादी नहीं गई है। अंग्रेजी हुकूमत का वे स्वेच्छा से गुणगान करते हैं। क्रांतिकारियों की पांडुचेरी में एक मंत्रणा हुई। उसमें बंगाल व दक्षिण भारत के नौजवान इकट्ठे हुए। विख्यात तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती भी उसमें शामिल हुए। उस बैठक में यह निश्चय हुआ कि जॉर्ज पंचम के हिंदुस्तान आगमन पर उसका स्वागत कुछ कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों की हत्या से किया जाए, जिससे यह दावा साफ तौर पर खोखला साबित हो कि हिंदुस्तानी खुशी से अंग्रेजों की दास्ता का जुआ अपने कंधों पर ढो रहे हैं। निश्चय ही तब यह सोच क्रांतिकारी की थी और उसे पूर्ण कर पाना भी काफी चुनौतीपूर्ण था। तब दक्षिण भारत के क्रांतिकारियों ने भारत माता संघ नामक एक संगठन खड़ा किया। उसका केंद्र ट्यूटिकोरिन में रखा गया और संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न जगहों पर उसकी शाखाएं भी स्थापित की गई। तिरुनेलवेली का कलेक्टर रॉबर्ट विलियम एस अहंकारी और जिद्दी तबीयत का हुक्मरान था। उसकी सोच थी कि कठोर सजाएं देने से भारतीय स्वाधीनता संग्राम कुचला जा सकता है। इस कारण वह नारेबाजी जैसी घटनाओं के लिए भी बेहद कठोर सजाएं देता था। संपूर्ण क्षेत्र में कुख्यात हो चुका था। क्रांतिकारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए उसी नराधाम की बलि चढ़ाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से एक पंथ दो कागज हो जाने वाले थे। एक निर्दयी घोड़े से मुक्ति मिल जानी थी और ब्रिटिश हुकूमत को नकारे जाने का रक्त रंजित साक्ष्य भी पेश कर दिया जाना था। बेशक योजना अनुपम और क्रांतिकारियों के अनुकूल थे, किंतु उस योजना को पूर्ण कर पाना भी चुनौती ही था। तब उस चुनौती को क्रांतिकारी वाची अय्यर ने स्वीकार कर लिया। वाची अय्यर उस समय त्रावणकोर राज्य के वन विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत थे। एस की हत्या की जिम्मेदारी भी वाची अय्यर ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन जोश में वाची अय्यर ने एक गलती की, जो कलेक्टर एस को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिख भेजा, जिसका अर्थ यह था कि यदि तुमने क्रांतिकारियों को तंग करने की रणनीति नहीं त्यागी तो हम भारत माता संघ के सदस्य तुम्हें बेमौत मार डालेंगे। अपनी योजना का पूर्ण एहसास करा देना योजना को पूर्ण करने में कठिनाई पैदा कर सकता था, किंतु इससे कलेक्टर एस तो खैर डरा ही। दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी खौफजदा हो गए। उनकी सुरक्षा हेतु खास इंतजाम कर दिए गए। पत्र किसने और कहां से भेजा है, इसकी जांच में पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 17 जून 1911 को कलेक्टर एस अपनी पत्नी के संग तिरुनेलवेली से ट्यूटिकोरिन जा रहा था। माइंची स्टेशन पर उतरकर उसे वोट मेल नामक की अन्य गाड़ी लेनी थी। उस समय सेवक सामान उतारकर उस प्लेटफॉर्म पर रखने लगा जिस पर वोट मेल आने वाली थी। सामने एक और खाली गाड़ी खड़ी थी। कलेक्टर एस उसके एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर अखबार पढ़ने लगा।
उसकी पत्नी उसके करीब बैठकर यह देखती रही कि सेवक सामान सही तरीके से ले जा रहा है अथवा सब कुछ सहज था। खतरे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन वाची अय्यर बहुत देर से उस पर दृष्टि जमाए थे। उन्होंने तिरुनलवेली से ही उसका पीछा आरंभ कर दिया। उचित अवसर देखकर वह उस खाली डिब्बे में चढ़े और बेहद करीब पहुंचकर एस पर 2 गोलियां दाग दी। श्रीमती एस की तो लोग भागे आए। उन्होंने वाची अय्यर को पकड़ना चाहा, किंतु वह दौड़कर यात्री विश्राम गृह में चले गए और वहां उन्होंने पिस्तौल की नली अपनी गर्दन पर रखी और गोली दाग दी। तुरंत ही मृत्यु हो गई। जैसे ही जीवन का मकसद पूर्ण करके जिंदगी को प्रसन्नता से अलविदा कहा हो। हतप्रन वाची अय्यर के पास तमिल में लिखा एक पत्र पाया गया, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भारत की महान धरती पर जहां रामकृष्ण, शिवाजी और गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा की थी, फिरंगी अंग्रेज जॉर्ज पंचम का राज अभिषेक करने वाले हैं। अतः अंग्रेजों को खदेड़ कर देश को आजाद करना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है, कर्तव्य है। तो मद्रास प्रांत के 3 सहस्त्र युवकों ने प्रण किया है कि जॉर्ज पंचम के भारत भूमि पर पांव धरते ही उसकी हत्या कर दी जाए। उन 3 सहस्त्र युवकों में से सबसे सामान्य युवक वाची अय्यर कलेक्टर एस को मौत के घाट उतारकर इस आह्वान का प्रथम चरण पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार वह जिंदगी को ही नहीं, अपनी मृत्यु को भी एक मकसद दे रहा है। जाहिर है कि उस आह्वान पत्र ने अंग्रेजों को सिहरने पर मजबूर कर दिया होगा, किंतु ताकतवर शख्स जब लालच को नियंत्रित होता है तो वह अपने विवेक की भी नहीं सुनता है। फिर वह तो एक पत्र भर ही था, लेकिन पत्रवाहक ने आत्मघात करने से पूर्व जो कारनामा अंजाम दिया था, उस कारनामे से निश्चय ही भारतीयों को आत्म गौरव से भर दिया था। मृतक के पास से भिखाजी कामा का पेरिस से प्रकाशित होने वाली पत्र वंदे मातरम की एक प्रति भी बरामद हुई थी। उस प्रति में दर्ज लेख के अनुसार किसी भी सभा में, किसी भी घर में, किसी भी रेलगाड़ी में, गिरजाघर या दुकान में, जहां भी मौका मिले अंग्रेज को मार ही डालना चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या सम नागरिक हो। अंग्रेज उस आह्वान से निश्चय ही हिल गए थे। हतप्राण वाची अय्यर को किसी भी सजा कैसे दी जाती, तथापि उनकी जेब से मिले पत्र को सुराग मानकर एस की हत्या को एक षड्यंत्र का नतीजा बताया। कत्ल अकेले वाची अय्यर ने किया था। तब भी शंकर कृष्ण अय्यर, नीलकंठ ब्रह्मचारी व दूसरे कई लोगों पर अभियोग चलाया गया और उन्हें पृथक पृथक समय की सजाएं भी दी गई। पुलिस उन्हें पकड़कर यातना दे और दूसरे साथियों के नाम पते पूछे। इस संभावना का शमन करने के उद्देश्य से वाची अय्यर ने खुद पर गोली मार ली थी। उनमें अत्याचारी के खिलाफ युद्ध करते हुए प्राण देने की हिम्मत तो थी, किंतु पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहन कर पाने का भरोसा नहीं था। उनकी कमजोरी दूसरे मित्रों को संकट में ना डाल दे, इस कारण उन्होंने उस आशंका को अपनी जिंदगी के साथ खत्म कर दिया। अब मैं शुरुआत करता हूँ जॉर्ज पंचम और राष्ट्रगान से जुड़ी सच्चाई। देखो, सब अंग्रेज भारत से मिट गए, पर उनका दस्तावेज अभी तक क्यों नहीं मिटा? अभी तक हम लोग उनके दस्तावेज, चापलूसी, चटुता कार्य, पागलपन, गुणगान को, चरित्र को क्यों ढो रहे हैं? हमें तो ऐसा लगता है जितने भी गोरा अंग्रेज यहाँ से गए हैं और वहाँ पर अलविदा हो लिया या फिर भारत में ही अलविदा हो लिया, उन्हीं की आत्मा इन लोगों में प्रवेश कर गए हैं।
समझ में नहीं आता है आज भी गुलामों की प्रतीक क्यों ढो रहे हैं। आज भी हम लोग गुलामी की स्तुति क्यों कर रहे हैं। बार बार गोरा अंग्रेज जॉर्ज पंचम का गुणगान क्यों कर रहे हैं। देखो, जॉर्ज पंचम के सम्मान में अपने ही भारत के वासी महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या प्रस्तुत किया, क्या लिखा। जन गण मन अधिनायक जय हे। रविंद्रनाथ ठाकुर जॉर्ज पंचम के सम्मान में क्या लिख रहा है, गा रहा है। जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ ठाकुर जन गण मन अधिनायक जय हे। जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ ठाकुर लिख रहा है, गा रहा है कि हे जॉर्ज पंचम, आप तो यहाँ के जनों के गणों के मनों के अधिनायक हो, आपको जय है। यहाँ के जनता जनार्दन आपको जय जयकार कर रहे हैं। आप तो यहाँ के सुपर बॉस हो, पावरमैन हो, खलनायक हो। आपके बारे में यहाँ के जनता जनार्दन गुणगान कर रहे हैं। आप तो जय जयकार हैं। जितना कि अधिक रविंद्रनाथ ठाकुर को चाचुता कार्ड, चापलूसी कार्ड, गोरा अंग्रेजों का भक्त कहा जाए उतना ही कम है। उतना ही बड़े भक्त गोरा अंग्रेजों का ये रविंद्रनाथ ठाकुर। समझो कितने बड़े भक्त गोरा अंग्रेजों का ये रविंद्रनाथ ठाकुर। और हम लोग क्या समझ रहे हैं, बड़े कवि, प्रसिद्ध कवि, विख्यात कवि। और उस समय में क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुता कार्ड, चापलूसी कार्ड, जी हुजूर जी फुजूर पाए लागी। और हम लोग उनको बड़े मान रहे हैं, बेहतर लोग कह रहे हैं, प्रसिद्ध कवि कह रहे हैं। कवि हैं, सामान्य योग हैं, आदर लोग हैं, पर खेद है ना, गोरा अंग्रेजों के सम्मान में कुछ लिखना, उनको बढ़ावा देना मूर्खता है ना। अब देखो, जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ ठाकुर आगे पंक्ति की लाइन में क्या लिख रहा है, गा रहा है। भारत भाग्य विधाता लोग, जिस बातों को कोई भक्त श्रद्धालु भगवान से भी नहीं कहता है, उस बातों को लिख रहा, गा रहा है। भारत भाग्य विधाता, हे जॉर्ज पंचम, आप तो भारत के निवासी वासी का भाग बनाने वाले विधाता हो। भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग बनाने वाले विधाता हो आप। समझो कितने बड़े भक्त रविंद्रनाथ ठाकुर। अब देखो आगे पंक्ति की लाइन में क्या लिख रहा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। मतलब कुछ क्षेत्रों का नाम लेकर, राज्य का नाम लेकर, मतलब उनको खुश करने के लिए जॉर्ज पंचम गोरा अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ क्षेत्र राज्य का नाम लेकर गा रहे, लिख रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। बताओ, यहाँ के इस क्षेत्र के जो निवासी हैं आपसे आशीष मांग रहे हैं, सिर नवाकर आपसे आशीष मांग रहे हैं। बताओ, क्या इससे बड़े भक्त अंग्रेजों का कोई हो सकता है। चिढ़ा रहे हैं।
देखो मतलब जन गण मन अधिनायक जय हे के क्या मतलब है। और हम लोग अपने बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के मुख से गवा रहे हैं, बार बार गोरा अंग्रेजों को याद कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। एक तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में, गोरा अंग्रेजों के सम्मान में रविंद्रनाथ ठाकुर ने बड़ी गलती कर दी, और हम लोग आज भी वही गलती कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और बच्चों से भी करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं एक भी गोरा अंग्रेजों का वो प्रतीक भारत में ना रहे। पारी पारी बारी बारी से धीरे धीरे सभी को हटा दिया जाए, छोटे छोटे बच्चों के सोच से दूर रखा जाए गोरा अंग्रेजों का वो प्रतीक। कोई भी पदचिन्ह बच्चों के हाथों में ना लगे, गोरा अंग्रेजों से जुड़े। मैं चाहता हूं अपने बाल बच्चों को मुख से मत गवाइए। ये जनगण मन अधिनायक जय है जब जब गाया जाएगा तब तब गोरा अंग्रेजों का नाम और गुलाम भारत तब तब याद। जब जब इस गीत को, गान को, जनगण मन अधिनायक जय हे गान को गाया जाएगा तब तक गोरा अंग्रेजों का नाम लिया जाएगा। अपना देश गुलाम बार बार याद किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं गोरा अंग्रेजों का प्रतीक को समाप्त किया जाए। अपने देश के अंदर कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, गांव में, वार्ड में गोरा अंग्रेजों का एक भी प्रतीक ना रहे, समाप्त किया जाए। अब देखो आगे पंक्ति की लाइन में फिर क्या लिख रहे हैं। गाहे कब जय गाथा, गाथा गा रहे हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हिमाचल, यमुना, गाथा गा रहे हैं। फिर आगे पंक्ति की लाइन में लिख रहे हैं, गा रहे हैं। जनगण मंगलदायक जय है, आपको मंगल है, आपको जय है। फिर दोहराकर लिख दिया, भारत भाग्य विधाता। फिर आगे लाइन की पंक्ति में लिख रहा है, जय है, जय है, जय है, जय 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 है, मतलब आपको जय है। इतने बड़े भक्त आज भी गोरा अंग्रेजों का अपने देश में, आज भी गुलामों का प्रतीक समाप्त कहाँ, बार बार गोरा अंग्रेजों का गुणगान अपने देश के अंदर किया जा रहा है। ऊपर भी जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गान के द्वारा छोटे छोटे बाल बच्चों के मुख से भी गवाया जा रहा है। खुद गा रहे हैं और बाल बच्चों से भी गवा रहे हैं। दुख की बात है, शर्म की बात है, आज तक उस गोरा अंग्रेजों की प्रतीक को, दस्तावेज को